तो बेटा आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज पावर इन सीरीज एलसीआर सर्किट। तो टॉपिक का नाम है हमारा एवरेज पावर इन सीरीज एलसीआर सर्किट। अब इस टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना क्या है ये समझने से पहले हमें पावर को थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। पावर हमारा 11th क्लास में जो टॉपिक था वो टॉपिक क्या था? पावर। हम लोगों ने पढ़ा था पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। आप कितनी तेजी से काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पावर। ठीक है। अब पावर दो टाइप की होती है। अगर हम वैसे देखें कैलकुलेशन के मेथड से, एक होती है आपकी एवरेज पावर। एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क ओवर टोटल टाइम। हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे एवरेज स्पीड पढ़ा था हमने 11th क्लास में। एवरेज स्पीड हमने पढ़ा था कि जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में स्पीड निकालते हो तो वहां पर हम देख रहे हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ऐसी एवरेज पावर होता है एक टाइम इंटरवल के लिए निकाला जाता है, एक टाइम गैप के लिए निकाला जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। और एक फॉर्मूला होता है पावर का, इंस्टेंटेनियस पावर का, वो होता है GW/dt। स्मॉल रेट ऑफ डूइंग वर्क ही है, बस स्मॉल वर्क विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल टाइम है। ये इंस्टेंटेनियस पावर है। ठीक है, ये एवरेज पावर है। अब पावर का जो हमारा फॉर्मूला है उसके बाद इसके अंदर दो फॉर्मूले और है। वो दो फॉर्मूले क्या क्या है? ये टाइप ऑफ पावर अगर मैं आपको समझाऊं तो पावर है तो फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम है, लेकिन ये दो टाइप के फर्दर है। ठीक है। फर्स्ट हमारा होता है मैकेनिकल पावर। क्या होता है बेटा? मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर क्या होता है यार? मैकेनिकल पावर तब लगती है जब आप मैकेनिकल वर्क करते हो, किसी एक चीज को यहाँ से उठा करके यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हो। जब आप मैकेनिकल वर्क कर रहे हो या मैकेनिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर रहे हो, तो वहां पर हमारी कौन सी पावर होती है? मैकेनिकल पावर। और इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा ही हुआ है, वर्क अपॉन टाइम। और वर्क का फॉर्मूला हम कम पढ़ते हैं F.S ओवर टी, और एस अपॉन टी को हम क्या बोलते थे? वेलोसिटी। तो F.V, ये हमारा पावर का फॉर्मूला था। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हमारी एक और पावर होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। क्या होती है? इलेक्ट्रिकल पावर। अब इलेक्ट्रिकल पावर में हम लोगों ने फॉर्मूला तो वही है, बस यहाँ पर जो आपका वर्क आएगा, यहाँ पर जो वर्क आ रहा था वो मैकेनिकल फोर्स का आ रहा था, यहाँ पर जो आपका वर्क आएगा वो इलेक्ट्रिकल फोर्स का आएगा, इलेक्ट्रिकल टर्म्स में आएगा। अब हमने सेकेंड चैप्टर में वर्क का एक फॉर्मूला पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में। तो वर्क का फॉर्मूला पढ़ा था पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल का बेसिकली फॉर्मूला पढ़ा था वर्क अपॉन में चार्ज। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क अपॉन में चार्ज था। तो इलेक्ट्रिकल वर्क जो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते थे उसका फॉर्मूला आ जाएगा पोटेंशियल इनटू चार्ज अपॉन टी। चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ लॉस चार्ज, चार्ज मूव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो पावर का फॉर्मूला क्या है? वी आई। यहाँ तक क्लियर है? और वी की जगह हम क्या रखते थे? आई आर रखते थे। जब आप वी की जगह आई आर रखोगे तो कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर आर। या आई की जगह वी बाय आर रखोगे तो कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर बाय आर। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारा इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला है, और ये जो फॉर्मूला है हमारा किसका है? मैकेनिकल पावर का। ठीक है। ये हम लोगों ने एक रफली पहले पावर का बेस बनाया है कि पावर होता क्या है। पावर होता है कि हम कितनी फास्ट वर्क कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम एक गिवन वर्क शॉर्ट ड्यूरेशन में कर रहे हैं और सेम गिवन वर्क हम लॉन्ग ड्यूरेशन में कर रहे हैं तो किसमें ज्यादा पावर लगेगी? जिसमें टाइम कम होगा, है ना? तो जैसे मैं एक 11th क्लास का एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मान लो आप ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर आ रहे हो, ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर आ रहे हो, लेकिन आप धीरे धीरे आ रहे हो तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा और पावर कम लगेगी। लेकिन अगर आप ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर भागते आ रहे हो तो क्या होगा? टाइम कम लगेगा लेकिन पावर क्या लगेगी? ज्यादा। तो दोनों केस में क्या चीज सेम है? आप ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे आ रहे हो तो वर्क सेम है। आप तो सेकंड फ्लोर पे हो, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज तो एमजीएच ही आ रहा है, लेकिन दोनों केस में टाइम अलग अलग होने की वजह से आपकी पावर भी क्या लगी? अलग अलग। तो पावर में सिर्फ वर्क इंपॉर्टेंट नहीं है, आप वो वर्क कितनी तेजी से कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर है? अब हमें एवरेज पावर निकालनी है एलसीआर सर्किट में। तो एवरेज पावर के लिए आपको फॉर्मूला पता है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम होता है। तो टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम के लिए हमें पहले टोटल वर्क फाइंड करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क कैसे फाइंड करेंगे?
तो अगर बेटा आप एवरेज पावर फाइंड करनी है तो एवरेज पावर के लिए आपको पहले चाहिए टोटल वर्क, ठीक है। और टोटल वर्क यहाँ पर कैसे निकालेंगे वो ध्यान से समझने वाली बात है। सबसे पहले मैंने लेट करा, लेट दी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इन अ सर्किट या इन अ सर्किट, एक सर्किट में ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये हमने वोल्टेज लेट करी एंड दी करंट फ्लोइंग, जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है वो गिवन है, इज गिवन बाय I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पर फाइव की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, फाइव की वैल्यू डिपेंड करेगी कि कौन सा सर्किट है, कौन सा एलिमेंट है। मतलब अगर आप देखो हम लोगों ने अभी तक तीन एलिमेंट्स पढ़ लिए। प्योरली रजिस्टर पढ़ा था, प्योरली रजिस्टर के अंदर हमने V पढ़ा था V नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट कितना पढ़ा था, करंट पढ़ा था I नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर मैं देखूं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हुआ या रेजोनेंस हुआ, तो रेजोनेंस या प्योरली रेजिस्टिव में करंट और वोल्टेज कहाँ होते हैं, सेम फेज में, तो फाइव की वैल्यू कर देगी जीरो। लेकिन अगर मान लो रेजिस्टर की जगह हमारा यहाँ पर कैपेसिटर हो गया, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हुआ, तो कैपेसिटिव सर्किट में हमारा क्या होता है कि करंट लीड करता है पाई बाई टू से, करंट का जो हम एक्सप्रेशन निकालते थे वो याद करो, तो उसमें फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 प्लस पाई बाई टू। और अगर मान लो ये कैपेसिटर की जगह यहाँ पर हमारा इंडक्टर हुआ, तो इंडक्टर में, सॉरी इंडक्टर में आपका यहाँ पर प्लस पाई बाई टू की जगह क्या हो रहा, माइनस पाई बाई टू। तो अगर आप यहाँ पर देखो कि फाइव की वैल्यू क्या होगी, वो डिपेंड करेगा कि वो कैसा सर्किट होगा, कैपेसिटिव होगा, इंडक्टिव होगा या रेजिस्टिव होगा, ठीक है। ओके, अब हम लोगों ने एक जनरल फॉर्मूला लिया है, हमें नहीं पता कि वो एलिमेंट कौन सा है, हमने उस एलिमेंट को लेट के एक्स मान लिया, ठीक है। अब वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक्स एलिमेंट कौन सा होगा, वो रेजिस्टर होगा, कैपेसिटर होगा या इंडक्टर होगा या उसका कॉम्बिनेशन होगा, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हम एक जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं पावर का, एवरेज पावर का। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है ये वी नॉट क्या है, व्हाट इज वी नॉट? वी नॉट होता है पीक वैल्यू, और वी क्या होता है, वोल्टेज की कौन सी वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। कौन सी वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पर पावर का फॉर्मूला लगाऊं, पावर का फॉर्मूला वी आई, और V की जगह मैं पुट करूं V नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की जगह हमने पुट करा I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये पुट करा मैंने यहाँ पर। तो आप ध्यान से देखेंगे ये जो वोल्टेज और करंट मैंने पुट करा है, ये कौन सा वोल्टेज और करंट है, ये है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस। पावर भी कौन सी होगी, इंस्टेंटेनियस। अब इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या होगा, डी डब्ल्यू बाई डी टी। अभी क्लास की स्टार्टिंग हमने वहां से करी आज। तो डी डब्ल्यू बाई डी टी और वी इंस्टेंटेनियस आई इंस्टेंटेनियस में जब हमने ये वैल्यू पुट करी तो हमारा ये आया वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये हमारा फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। दिस इज स्मॉल वर्क विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल टाइम। तो अगर मैं यहाँ से स्मॉल वर्क निकालू तो स्मॉल वर्क कितना आएगा बेटा, डी डब्ल्यू, वो आएगा वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव डी टी। क्या करा मैंने यहाँ पर दो स्टेप एक साथ कर दिया, एक तो साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड थिंग ये कि डी टी में यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा सॉल्व करके ये चीज क्या आ रही है, व्हाट इज दिस, स्मॉल वर्क इन स्मॉल टाइम dt। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एवरेज पावर, और एवरेज पावर के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क। तो आपके पास स्मॉल वर्क है और टोटल वर्क निकालना है। तो ये हम 11th क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब आपके पास कोई वेरिएबल फोर्स या स्मॉल वर्क होता है या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होती है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो जब आप स्मॉल वर्क का इंटीग्रेशन करेंगे तो वी नॉट एंड आई नॉट तो कॉन्स्टेंट है, वो तो बाहर रहेगा, और इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव डी टी का प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव डी टी का। अब लिमिट आएंगी यहाँ पर
आप वर्क निकालो पूरी एक साइकिल का, पूरी एक साइकिल के लिए आएगा 0 से t, 0 से t। व्हाट इज कैपिटल टी? कोई बता सकता है कैपिटल टी क्या होता है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? पूरी एक साइकिल का टाइम। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा क्या? टोटल वर्क। अब देखो यहाँ पर मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत यूज होगी, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या मैथमेटिक्स यूज होगी। ऑल्दो मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका हूँ आरएमएस वैल्यू के अंदर। कॉस फाइव, ये कॉस फाइव जो टर्म है टाइम इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर टाइम नहीं आ रहा, तो कॉस फाइव कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा को आप लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स का। और फिर देन इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ से 2 बाहर आ जाता है ना? ये याद होगा आप लोगों को, हम लोगों ने आरएमएस वैल्यू में भी पढ़ा था। तो टोटल वर्क जो आपका आ रहा है वो आ रहा है वी नॉट आई नॉट, तो ओवरऑल कॉमन है, पूरे में से कॉमन है। यहाँ से आपका कॉस फाइव बाहर आ गया। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो आएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 इंटू डी टी। तो यहाँ से आपका क्या बाहर आएगा? इस पूरी टर्म में से, इस पूरी टर्म में से साइन फाइव बाहर आएगा एंड आप लिखेंगे क्या? साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी 0 से t। अब एक और बात मैं आपको बता दूं, एक और बात हमें क्या पढ़नी है, एक और बात आपको ये ध्यान रखनी है कि साइन थीटा कॉस थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। इसको आप पहले साइन टू थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। जब आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा? साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर अब देखो कुछ टर्म कांस्टेंट, यहाँ पर ये 2 भी कांस्टेंट है तो ये भी बाहर लिख सकते हैं, है ना? तो जो हमारा वर्क आ रहा है बेटा, वर्क आ रहा है वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव बाय 2। ये जो 2 है ये बाहर आ गया। 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा? 1 का इंटीग्रेशन होगा t, 0 से कैपिटल टी। ये किसका इंटीग्रेशन है? व्हाट इज दिस? cos 2 ओमेगा टी। cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा sin 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा, और लिमिट क्या है? 0 से t। तो इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन हो चुका है हमारा, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बचा? sin 5 बाय 2। अच्छा ये यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं, ये जो इसका इंटीग्रेशन करा था। फिर उसके बाद हमारा क्या है? प्लस sin 5 बाय 2। ये 2 जो है पूरे के डिवाइडेड में, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप देखोगे। ये क्या बन गया? 2 sin थीटा cos थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा हमारा क्या बन गया? sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा का 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t। अब sin 2 थीटा का या sin थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है हमारा, वो इंटीग्रेशन क्या होता है? किसी को पता है? sin थीटा का इंटीग्रेशन जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद ये हमारा आएगा माइनस कॉस थीटा ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा, लिमिट 0 से t। एनी डाउट? ओके। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं, वो इम्पोर्टेंट। तो मैं आपको क्या बता रहा था? मैं आपको ये बता रहा था बेटा कि हम लोग पहले भी ये पढ़ चुके हैं और मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था, जब आप साइन थीटा का पूरी एक साइकिल के लिए इंटीग्रेशन करते हो या सिर्फ कॉस थीटा का पूरी एक साइकिल के लिए इंटीग्रेशन करते हो तो वो 0 आता है। ये मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा का ग्राफ ऐसे होता है, जब आप इसका पूरी एक साइकिल के लिए इंटीग्रेशन करोगे साइन थीटा की वैल्यू का, तो जितना ये पॉजिटिव है उतना ही है ना? ऐसे कॉस थीटा का भी मैंने आपको बताया था कि जब आप पूरी एक साइकिल का इंटीग्रेशन करोगे, कॉस थीटा की बात चल रही है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की बात नहीं चल रही, सिर्फ साइन थीटा या कॉस थीटा की बात चल रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे जितना पॉजिटिव है एक साइकिल के लिए उतना ही नेगेटिव है कॉस थीटा। तो अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आपने किसका इंटीग्रेशन करा था? कॉस 2 थीटा का, है ना? cos 2 थीटा था ना हमारा। तो cos 2 थीटा का जब आप इंटीग्रेशन करोगे एक साइकिल के लिए, लिमिट पुट करोगे तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद 0 आएगा। ऐसे यहाँ पर आपने किसका इंटीग्रेशन करा था? ये पूरी टर्म क्या थी आपकी? ये पूरी टर्म थी साइन 2 ओमेगा डी, है ना, 2 थीटा। इसका भी आपने पूरी एक साइकिल के लिए इंटीग्रेशन करा तो ये भी पूरी टर्म क्या आएगी? 0। तो अल्टीमेटली ये चीज आपकी 0 आई,
ये चीज 0 आई, तो वर्क डन जो हमारा आएगा वो आएगा क्या, वी नॉट आई नॉट कॉस 5/2 इस टी की जगह पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आएगा कैपिटल टी माइनस 0। ये चीज 0 हो गई, ये चीज 0 हो गई, 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना आ रहा है आपके पास, यार वी नॉट आई नॉट कॉस 5t/2, ये टोटल वर्क आया एक साइकिल का। यहाँ तक क्लियर आप सब लोगों को। अब जब आप एवरेज पावर निकालोगे तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या है, टोटल वर्क ओवर टोटल टाइम। सो व्हाट इज टोटल वर्क, टोटल वर्क इज कैपिटल W और टोटल टाइम क्या है कैपिटल T। तो जब ये T यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा तो एवरेज पावर क्या आ रही है बेटा, ध्यान से देखिए एवरेज पावर V नॉट I नॉट बाई 2 cos 5। यानी अगर हम थोड़ा सा और इस स्टेप को आगे बढ़े, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एवरेज पावर इज इक्वल टू V नॉट बाय रूट 2 I नॉट बाय रूट 2 cos 5, लिख सकते हैं इसे। अब आप सबको बताया, हम इस चैप्टर में कम से कम ये बातें 20 बार पढ़ चुके हैं। V नॉट बाय रूट 2 कौन सी वैल्यू होती है, RMS वैल्यू, I नॉट बाय रूट 2 RMS वैल्यू। तो ये फॉर्मूला क्या आएगा, ये आएगा V RMS I RMS cos 5। ये हमारा एवरेज पावर का फॉर्मूला आया है, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला आया है V RMS I RMS cos 5। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ सेपरेटली, या अगले स्टेप में हम लिखेंगे एवरेज पावर। अब आपको ध्यान रखनी है जो हमारी आई है अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद वो आई है V नॉट बाय रूट 2 आपका हो चुका है V RMS, I नॉट बाय रूट 2 आपका हो चुका है I RMS और cos 5। ये हमारा एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है सीरीज LCR सर्किट में या LCR सर्किट में या AC सर्किट में, ठीक है। अब इसके अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो cos 5 टर्म है यहाँ पर, ये जो cos 5 इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, पूरी टर्म को पावर फैक्टर नहीं बोलते, सिर्फ cos 5 को पावर फैक्टर बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको, ओके। तो बेटा पहला क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में आता है जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं होती, ठीक है, जो बायो ऑप्शन करते हैं, तो उनके माइंड में एक डाउट ये चलता रहता है, और जो मैथ्स वाले के माइंड में ये डाउट होता है क्योंकि उनकी मैथ्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कई बार बच्चों की, तो उनके माइंड में ये डाउट होता है कि सर ये cos 2 ओमेगा टी का जब आपने इंटीग्रेशन करा 0 से t, ये 0 हो गया, आपने बोल दिया, हमने मान लिया, इसको प्रूव कर देना। बहुत सिंपल है, कुछ टफ नहीं है, मैथ्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको। cos का जब आप इंटीग्रेशन करोगे, अब जब हम 0 प्रूव करके दिखा रहे हैं तो कितना आएगा, sin 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए 0 से t, ये sin cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है। और इसमें 2 ओमेगा एक कांस्टेंट टर्म है, वो बाहर आ गई 1/2 ओमेगा। और sin 2 ओमेगा टी को जब आप एक्सपेंड करोगे तो sin 2 into 2 पाई बाई टी, और इस टी की जगह पहले आएगी अपर लिमिट माइनस फिर sin 2 into 2 पाई बाई टी, और इस टी की जगह आएगी लोअर लिमिट। अब देखिए यहाँ पर टी से टी तो कैंसिल हो गया, ये कितना है sin 4 पाई। आपको पता होना चाहिए मैथमेटिक्स में, साइंस में आप इतनी बार पढ़ चुके हैं, ये साइन का ग्राफ होता है। तो ये क्या होती है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, साइन 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 100 पाई 1010 पाई, जो भी पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है साइन में, वो हमेशा क्या रहता है 0। तो साइन 4 पाई कितना हो जाएगा 0, और ये साइन, ये तो 0 ही हो गया, साइन 0 भी कितना होता है 0, तो 0 माइनस 0 कितना हो गया। तो cos 2 ओमेगा टी का जब आपने पूरी साइकिल के लिए इंटीग्रेशन करा 0 से t बाई 2 के लिए नहीं, 0 से t के लिए, तो वो आपका सॉल्व करने कितना आ रहा है 0। ऐसी साइन में भी होता है। ये डाउट क्लियर हो गया सबका। दूसरी बात, तो कुछ बच्चों के माइंड में ये डाउट आता है कि सर आपने जो पावर फैक्टर बताया है cos 5, इसको पावर फैक्टर क्यों बोल रहे हैं। आप देखिए जो एवरेज पावर है, जो एवरेज पावर है V RMS I RMS cos 5,
एसी सर्किट में एवरेज पावर cos फाई के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। cos फाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कैसे? अगर मैं केस फर्स्ट देखूं, केस फर्स्ट है फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अगर आप प्योरली रेजिस्टिव सर्किट ले रहे हैं या एक और केस रेजोनेंस, इन दोनों केस में रेजोनेटिंग सर्किट जो हम लोग लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं सीरीज एलसीआर में, इन दोनों केस में आपकी फाई वोल्टेज और करंट सेम फेज होता है। तो यहाँ पर फाई की वैल्यू 0 होगी तो कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1 मैक्सिमम। तो एवरेज पावर जो है वो भी मैक्सिमम होगी। वो कितनी होगी? वी आर एम एस आई आर एम एस। तो यहाँ पर पावर मैक्सिमम है बिकॉज कॉस फाई मैक्सिमम है। दूसरा केस हमारा क्या हो सकता है? केस सेकेंड फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अभी आपको मैंने बताया था और लास्ट क्लासेस में भी हम पढ़ चुके हैं, इंडक्टिव सर्किट में जो करंट होता है वो लैग करता है 90 डिग्री से। उसमें फाई होता है -π/2 इंडक्टिव सर्किट में। अगर फाई की वैल्यू -π/2 है तो आपका जो एवरेज पावर है उसका फॉर्मूला में cos फाई जो होगा वो होगा cos -π/2 और वो हो जाएगा 0। cos का भी एक फॉर्मूला होता है, cos माइनस थीटा कितना होता है? cos थीटा होता है। ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है। तो cos -π/2 यानी cos π/2 कितना हो जाएगा? 0। तो एवरेज पावर कितनी आ जाएगी? 0। और अगर आप केस थर्ड देख रहे हैं फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, अगर आप प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की बात कर रहे हैं बेटा, तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट होता है वो लीड करता है +π/2 से। तो cos फाई यानी cos +π/2 वो भी कितना होगा? 0 होगा। तो एवरेज पावर यहाँ पर भी कितनी आ जाएगी? 0। तो अगर आप देख रहे हैं एक प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में एवरेज पावर जो होती है वो क्या होती है? 0। और मैक्सिमम पावर जो यूज होती है वो किसमें होती है? रेजिस्टिव या रेजोनेंस। और ये जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज आ रही है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? cos फाई या फाई के ऊपर। तो cos फाई को हम क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। ये पावर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारा प्ले करता है। यहाँ तक क्लियर? सेम डेरिवेशन जो भी हमने करी है एवरेज पावर की, ये 5 मार्क्स की भी आती है और सेम डेरिवेशन 3 मार्क्स की भी आती है। लेकिन 5 मार्क्स की जब आप आएगी तो आपको एक जनरल केस डिराइव करने को आता है, और 3 मार्क्स की जब आती है तो आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर केस डिराइव करने को आता है। पर्टिकुलर केस में आपको किस टाइप से क्वेश्चन आता है कि शो दैट एवरेज पावर इन इंडक्टिव सर्किट इज 0 या एवरेज पावर इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इज 0। तो आपको सिर्फ कैपेसिटिव या इंडक्टिव का डिराइव करने को आता है 3 मार्क्स का। तो वो हम कैसे डिराइव करेंगे वो हम लोग एक बार देखते हैं। सिर्फ इंडक्टिव या कैपेसिटिव का अगर आपको डिराइव करना है तो वो कैसे डिराइव करेंगे? तो उसके लिए हमारा यहाँ पर एक छोटा सा चेंज आ जाएगा, वो स्टार्टिंग से चेंज आ जाएगा। चेंज क्या आ जाएगा? अगर हम ये लेकर के चले 3 मार्क्स के लिए, प्योरली कैपेसिटिव का हमें 0 प्रूफ करना ही है, ठीक है? तो क्वेश्चन में है शो दैट एवरेज पावर कंज्यूम इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इज 0। ये आपको प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ कैसे करेंगे? देखो, इसके लिए आप सॉल्यूशन में स्टार्टिंग से ही वही लेकर के चलेंगे। आप वोल्टेज को लेकर के चलोगे V V0 sin ओमेगा टी। और अगर आपको याद हो कैपेसिटर के लिए हमने जब करंट डिराइव करा था, कैपेसिटर के लिए हमने जब करंट डिराइव करा था वो आया था I0 cos ओमेगा टी, जिसको हम लिखते थे I0 sin ओमेगा टी +π/2। पहले हमारा डिराइव करके ये आता था, फिर उसके बाद हम इस रिजल्ट पर आते थे। तो अगर आपको कैपेसिटिव के लिए प्रूव करना है तो आप आई को डायरेक्टली ये लेकर के चलोगे। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद हमारा इंस्टेंटेनियस पावर जो हम लोग कर रहे थे V इंटू आई, तो यहाँ पर क्या आएगा? V0 I0। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। हमने V और I की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को पुट कर दिया, और ये इंस्टेंटेनियस पावर आ रही है क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस है, ये भी इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी? dw/dt।
और यहाँ पर ये कितना आ रहा है वी नॉट आई नॉट, अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 2 से डिवाइड कर दिया। अभी डी टी यहाँ से ऐड करके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये स्मॉल वर्क आया। और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, ये टोटल वर्क आएगा, जहां पर ये चीज कांस्टेंट है वी नॉट बाय आई नॉट 2, और 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इंटीग्रेशन किसका होगा साइन 2 ओमेगा टी, कहां से कहां तक 0 से कैपिटल टी। अब जब आप 0 से कैपिटल टी एक साइकिल के लिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं, अभी आपको प्रूव करके दिखाया था, वो कितना होता है, वो आता है 0 लिमिट पुट करने के बाद। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 0, और टोटल वर्क 0 आ जाएगा, तो एवरेज पावर भी क्या आएगी 0। तो ये 3 मार्क्स की हमारी डेरिवेशन आती है, जिसमें सिर्फ प्योरली इंडक्टिव या कैपेसिटिव का प्रूव करने का आता है। तो आप इस तरीके से लेट करके चल ले सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट किसी को?